हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मधुर वर्मा। आज हम अपना एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। मेरे को पता है कि आप लोग सोचेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड से तो कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, भैया आप पागल हो जो ये चैप्टर पढ़ा रहे हो। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ से ना क्वेश्चन तो वैसे आता नहीं है, ठीक है। पर आप एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से अगर कभी क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा और ये आपका 4 मार्क्स का होगा। और होगा क्या, ये क्वेश्चन किसी से बनेगा नहीं, होगा ये एनसीईआरटी से ही, होगा ये एनसीईआरटी से ही। पर ये बनेगा नहीं क्योंकि किसी ने इसको रीड ही नहीं किया ढंग से इस चैप्टर को, ठीक है। सब सोचने लगे कि ये तो चैप्टर ही नहीं है, गिनते ही नहीं इसको। देखो, अगर नहीं होता तो जो नीट है वो अपने सिलेबस में से इसको हटा चुका होता, पर वो हमेशा इसको मेंशन करते हैं। तो कभी भी इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो 4 मार्क्स का आपका डिफरेंस आएगा, और 4 मार्क्स का मतलब होता है लगभग 1000 रैंक का डिफरेंस आपका पड़ेगा नीट के रिजल्ट में, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर को बिल्कुल लाइट नहीं लेना। मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में से ब्रीफली पढ़ा दूंगा, जो जो आपको इसमें से याद करना है, जो जो पढ़ना है। बस आप ये छोटी सी वीडियो को देख लो, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और देखो गाइस, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मेरा भी इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे को भी अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैंने जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मेरे को पहली वीडियो और दूसरी वीडियो जो है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से अप्रोच करना है, कितने चैप्टर पर वीक करने हैं, कितना पढ़ना है। तो उस हिसाब से ना मैं ये जो छोटे छोटे मैंने 9 चैप्टर फिजिक्स के और 10 चैप्टर केमिस्ट्री के, ये मैं कंप्लीट करा दूंगा। बायोलॉजी में आपकी पूरी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में से मैं ये 9 और 10 चैप्टर करा दूंगा। बाकी आप एक एक चैप्टर वो मैंने पूरा बताया था किस तरीके से करना है, उस वीडियो को आप एक बार देख लेना। तो इन चैप्टर्स को मैं करा दूंगा। अगर बाकी किसी चैप्टर में या किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हुई तो मैं वो बिल्कुल कराऊंगा, आप कमेंट करके बता सकते हो। पर मैं यहाँ पे ये 9 और 10 चैप्टर करा दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री के। बायोलॉजी आपको इस चैनल पे पूरी करा दूंगा एनसीईआरटी बेस्ड। और आप एक बात याद रखना कि टिप्स और ट्रिक्स भी आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ऐसी ट्रिक्स जिससे कि आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइंस की डेफिनेशन दी हुई है। द वर्ल्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ब नो साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो। साइंस जो है वो वर्ड जो है ओरिजिनेट हुआ है साइंटिया, जो कि एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब होता है टू नो, जानने का तरीका किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को जानना। साइंस इज अगला में ये लाइन, 3 लाइन मैंने जो यहाँ पे मार्क कर रखी है वो आपको देखनी है, ठीक है। साइंस इज अ systematic attempt to understand natural phenomena in as much detail depth as possible and use the knowledge so gained to predict modified कंट्रोल फिनोमिना। देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है साइंस का मतलब क्या होता है या रीजन क्या होता है साइंस पढ़ने का, कि हम जो नेचुरल फिनोमिना है, जैसे बायोलॉजी में हम ह्यूमंस के बारे में नेचुरल फिनोमिना पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम एनवायरमेंटल का नेचुरल फिनोमिना पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं। तो नेचुरल फिनोमिना के बारे में जितना डेप्थ से या जितनी ज़्यादा हम नॉलेज गेन कर पाए उतना हम गेन करें, जिससे कि हम उन्हें प्रिडिक्ट कर सकें कि आगे ऐसा हो सकता है और हम उससे बच सकें अगर उसका कोई हार्मफुल कॉज है, और उसको यूज़ कर सकें जहाँ पे हमारे लिए वो यूजफुल है, ठीक है। तो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में आपको क्या पढ़ना है, साइंस जो होती है, साइंस आपकी एवर डायनामिक होती है, मतलब कि साइंस हमेशा चलती रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले कोई एक लॉ दिया जाता है, फिर वो फेल हो जाता है, फिर वो दूसरा लॉ दिया जाता है, फिर वो फेल हो जाता है। जैसे जैसे साइंटिस्ट आते हैं वो उन लॉ को, जो उसमें एक्सेप्शंस होती हैं, जो उसमें कमियां होती हैं, उसको पूरा करते चलते हैं, ठीक है। आगे आपको देखो, आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि कैपलर था, ठीक है। कैपलर ने जो है, आप पढ़ेंगे उसमें ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, कैपलर ने जो है केपलर एग्जामाइंड द एक्सटेंसिव डाटा ऑन प्लैनेटरी मोशन। जो सबसे पहले बेयर था ना, उसने जो डाटा मार्को प्लैनेटरी मोशन पे दिया, किस तरीके से प्लैनेटरी मोशन होता है, उसको केपलर ने पूरी तरीके से पढ़ा, एग्जामाइंड किया। तो जो सर्कुलर ऑर्बिटल थ्योरी कॉर्पनिकस ने दी थी, ठीक है, उसको जो है इलेप्टिकल, आप आगे जाके पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, आपने अगर पढ़ लिया होगा अभी तक, तो ग्रेविटेशन में जो है दिया हुआ है कि हमारे जो ऑर्बिट्स होते हैं ना वो इलिप्टिकल होते हैं। तो उसको जो रिप्लेस किया था वो केपलर ने किया था। पर सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये कॉर्पनिकस ने, जो निकोल्स कॉर्पनिकस ने हमारे को जो थ्योरी दी थी, उसने बताया था कि सर्कुलर होते हैं, पर आगे वो रिप्लेस हो गई। तो इसलिए हमने बोला साइंस इज एवर डायनामिक, ठीक है, वो बदलती रहती है, आगे आगे चलती रहती है, मोशन में रहती है, चलती रहती है। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एल्फा। हाँ, एक और एग्जांपल आप देखें,
अल्फा पार्टिकलिंग के जो स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड ने जो किया था न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम के लिए, तो बेसिस बन गया था क्वांटम थ्योरी ऑफ नील बोर। नील बोर ने उसके ऊपर फिर आगे अपनी स्टडी करी थी। ऑन अदर हैंड द कंसेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल, ये आपको याद रखना है कि एंटी पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट था वो पॉल डेरिक ने दिया था, बस इतना आपको याद रखना है। और अगला ये दिया है कि उसको कंफर्म किया था पॉजिट्रॉन से एंडरसन ने, ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो गाइस, नीट का जो गेम है ना वो 4-4 एक-एक नंबर से सिलेक्शन छूटता और होता है, तो इस चैप्टर को मैं जितना बता रहा हूँ उतना तो आप बिल्कुल कर ही लेना कि अगर आपको क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। 2 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं फिजिक्स के, वो होते हैं यूनिफिकेशन और रिडक्सिफिकेशन। मतलब क्या क्या होता है, देखो आगे देखो, फिजिक्स वी अटेम्प्ट, ये 3 लाइन में आपको दिया हुआ है, एक फिनोमिना, फिर आगे हम दूसरा फिनोमिना देखेंगे। फ्यू कॉन्सेप्ट, कुछ ही कॉन्सेप्ट से हम जो है ना फिजिक्स को हम डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, तो बहुत जगह आपको लगेगा, हर जगह जहां पे मोशन की बात आ जाएगी वहां न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लग जाएंगे, तीनों के तीनों, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि बहुत कुछ कुछ कॉन्सेप्ट से हम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से पूरी फिजिक्स को कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं यूनिफिकेशन। क्या कहते हैं, ये एक तरीका है, मतलब कुछ ही कॉन्सेप्ट से पूरे सारी चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करना है, यूनिफिकेशन। आगे हम देते हैं रिडक्शनिज्म, ठीक है। रिडक्शनिज्म में हमारे पास क्या है, रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि मोर कॉम्प्लेक्स या दो बिगर चीज को मिला के रिड्यूस कर देना, एक लॉ बना देना या एक फोर्स या कुछ भी बना देना। इसका एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो कुछ भी 2 चीजों को या 4 चीजों को मिला के एक कॉन्सेप्ट या लॉ बना देना, उसे हम कहते हैं रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो आगे देखो, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैक्रोस्कोपिक। 2 तरीके की स्टडी की जाती है फिजिक्स के अंदर, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में आपका आ जाता है, जैसे हम क्लासिकल फिजिक्स में जो भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हम पुलीज, कार, ट्रक, ब्लॉक के मूवमेंट्स, ये सब मैक्रो में आ जाता है। माइक्रो में क्या आता है, एटम्स, आयंस, इनका जो पढ़ेंगे हम वो सब आ जाता है माइक्रो में। जैसे एटम्स पढ़ेंगे, उसमें न्यूक्लियस पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो उन सब में ये आता है, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो में आपको फर्क समझ आ गया होगा। अब आप इधर देखें, एक ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन एंड अ फेदर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट डू नॉट रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। द रीजन, देखो जब आप एक सेम हाइट से, जैसे आप अपने घर की छत पे गए, आपने वहां से एक पत्थर भी फेंका और एक फेदर जो पंख होता है वो भी फेंका, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे नहीं पहुंचेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस टू गेट द लॉ ऑफ। देखो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को हटा देना तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, समझ रहे हो आप। जो एयर रेजिस्टेंस है उसको अगर हम हटा दें तो ये सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, तो ये यही बोला हुआ है यहाँ पे। तो इस एग्जांपल को आप याद रख सकते हैं। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होता है, भाई हमने ऊपर से कोई चीज छोड़ दी हो तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होता है, आप पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी जब हम करते हैं ना, तो कोई भी चीज, एयर रेजिस्टेंस भी उसमें बहुत काम करता है। जैसे फेदर जो है वो एक बहुत हल्का पार्टिकल है, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस और स्टोन पे जो एयर रेजिस्टेंस होगा, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से फेदर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी ना वो बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी, इसलिए वो देर में नीचे पहुंचेगा। अब आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन और डिस्कवरीज दी हुई हैं, तो इनमें से जो जो आपको याद करना है वो मैं बता देता हूँ। इस पेज पे आपको सारे याद करने हैं, क्योंकि यहाँ पे ना देखो, आप कभी भी देखना कि जब एनसीईआरटी सेंट्रिक पेपर आता है ना, तो एनसीईआरटी सेंट्रिक पेपर में से क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि आप ये कहोगे हाँ ये था या ये मैंने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, पर वो गलत हो गया। तो क्या है, आर्किमिडीज ने हमारे को प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी दिया, ये हमारे चैप्टर में भी है। आर्किमिडीज का भी नाम हमने बहुत बार सुना है, और आगे हम जब फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे या आप किसी से भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। हाइगन्स ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया। आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ऐसे आपको इस पेज पे सारे याद करने हैं। जेसी बोस, रोटंजे, जे थॉमसन, क्यूरी, मैडम क्यूरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, यहां तक आपको सारे याद करने हैं, ठीक है। अब अगले पेज पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो आपको आर ए मिल्किन, क्योंकि ये हमारे केमिस्ट्री के अंदर दिया हुआ है इसका एक्सपेरिमेंट। फिर अगला अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये दिया हुआ है, ये हमने पढ़ा है। नील्स बोर्स, ठीक है, नील्स बोर्स ने भी हमने ये पढ़ा हुआ है। सीवी रमन का क्यों याद करना है हमारे को,
क्योंकि सीवी रमन का इंडियन है, ठीक है, तो ये इंडियन ऑथर का या इंडियन साइंटिस्ट का पूछेंगे जरूर। अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो लगभग लगभग इंडियन साइंटिस्ट पे आएगा। तो इंडिया वाले आपको सारे याद करने हैं, जैसे माना शाह, एस.एन. बोस, ठीक है, और होमी जंगर बाबा, और उसके बाद एस चंद्रशेखर, ठीक है, ये आपको इंडिया वाले इस पेज पे से याद करने हैं, और ऊपर के 3 और पीछे वाले आपको ये जो है ये सारे याद करने हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, आपके 4 नंबर कट जाएंगे, इसीलिए आप इनको याद जरूर कर लेना। और आप सिर्फ इसको 5-5 दिन या 2-2 दिन के इंटरवल पे ना बस एक बार किताब खोल के देख लेना, तो आपको रिवाइज हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे हमारे को क्या दिया हुआ है, टेक्नोलॉजीज दी हुई हैं और प्रिंसिपल, फिजिक्स के प्रिंसिपल जिन पे वो टेक्नोलॉजी चलती है, ये आपको लगभग लगभग पूरा याद करना है, ठीक है। बाकी भी इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक करके बता देता हूँ, पर ये टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर हमारा चलता है। जैसे स्टीम इंजन, वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे चलता है। न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन पे चलता है। रेडियो एंड टेलीविजन, जनरेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कंप्यूटर्स, डिजिटल लॉजिक गेट। देखो इसमें कोई याद करने में दिक्कत है नहीं, बस आपको समझना है, हाँ भाई इस पे चलता है। लेजर्स, इसकी तो फुल फॉर्म ही लिखी हुई है, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंटली याद करना है। कई बार अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लेजर की फुल फॉर्म इसमें से कौन सी सही है, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड्स, ये आपको याद करना है। सुपर कंडक्टिविटी, रॉकेट रिपल्शन, लॉज ऑफ मोशन। इलेक्ट्रिक जनरेटर, फ्राइडे लॉ, ये आप भी पढ़ेंगे EMI वाले चैप्टर में 12th क्लास में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। एरोप्लेन, बर्नौली प्रिंसिपल, ये भी हमारे सिलेबस में। पार्टिकल एक्सेलरेटर, मोशन ऑफ, ये जो वो है हमारे पास साइक्लोट्रॉन, वो आएगा। सोनार, सोनार रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रा ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनल TIR ऑफ लाइट, ये भी हमारे सिलेबस में है। नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, थिन ऑप्टिकल इंटरफेरेंस। नीचे से आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हमारे नेचर, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। बस क्या है ना, देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता कि आप खुद सोचो, 4 इधर से डालेंगे और बोलेंगे उनके 4 ये लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा गलत है, मैच गलत हो रखा है, या A गलत है, B गलत है, A B बहुत गलत है, C गलत है। क्वेश्चन आ जाएगा सॉरी, क्वेश्चन आ जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। आगे आप देखो, हाँ इन 3 को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, इन 3 को आप छोड़ सकते हैं, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है और बहुत कम चांस है कि ये पूछा जाए, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्स जो है हमारे नेचर में फंडामेंटल है, मिलती हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में तो आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर ये ग्रेविटेशन के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब हो गया जो पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस इनके बीच में लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो लार्ज डिस्टेंस तक नीड एनी इनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग, ग्रेविटी से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है, ग्रेविटी से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और इसको किसी मीडियम की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। आगे देखें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये आपको पता चलेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, और ये हमारे को मिलती है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस जो है ना वो स्टेबल ही इसकी वजह से हो पाता है, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल ही इसकी वजह से हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्स, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। फिर अगला क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स भी हमारा बीटा डिके के दौरान हमें पाई जाती है। देखो अगली पेज पे ना इसका पूरा वो दिया हुआ है कि एक टेबल देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ दी हुई है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रेंजेस हमें दी हुई हैं। ऑपरेटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स पे लग सकती है जिसमें मास हो। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगती है, बीटा पार्टिकल अभी हमने पीछे पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल पे लगती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारा जो है वो न्यूक्लियस के अंदर लगती है। तो देखो यहाँ से आप एक वो भी बना सकते हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। सीधा सा आपसे एक ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन में ऑर्डर लिख के दे देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सा ऑर्डर सही है फंडामेंटल फोर्सेस के लिए। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी देखो हमने पीछे
रिडक्शनिज्म का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, फिजिक्स के 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। तो यहाँ पे देखो उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंट डिकेड के अंदर मैनी मच प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स को हमने यूनिफाइड कर दिया, एक कर दिया, ठीक है, और उसको हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रो वीक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स से हमने मिलके एक नई फोर्स को जनरेट कर दिया, नाम दे दिया, उसके बारे में इकट्ठा पढ़ाया गया, इलेक्ट्रो वीक फोर्स। क्या, इलेक्ट्रो वीक फोर्स। नीचे एक और टेबल है, इसमें से आपको क्या क्या याद करना है। देखो इसमें हमें यह बताया गया कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी यूनिफिकेशन की थी, कौन सी यूनिफिकेशन की थी। तो आपको पहले वाला सर आइजैक न्यूटन, दूसरा जो है मिकल फ्राडे, और तीसरा मैक्सवेल। ये तीनों करने, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं लिंक आपके आगे सिलेबस से है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ से पढ़ लेना है, क्या क्या इन्होंने किया था, किस किस चीज को यूनिफाइड किया था, ठीक है। बस इसको पढ़ लेना, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाएगा और आप वो क्वेश्चन टिक करके या सही करके आ जाएंगे, ठीक है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको एक बार समझोगे ना आप, तो आपको समझ आ जाएगा। आगे देखें आप, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। देखो यहाँ पे देखो ये 4 लाइन। फॉर मोशन अंडर एन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स। जब आपने देखा होगा कंजर्वेटिव फोर्स में हम ये कह देते हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या कह देते हैं, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है अंडर अ, जब कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स ना लग रही हो तो वो दोनों जो है कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, उनका सम कांस्टेंट रहता है, पर वो दोनों चेंज हो सकती हैं। ये हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे बढ़ जाए, वहां पे काइनेटिक एनर्जी घट जाए, तो उसका सम जो है वो दूसरी पार्ट के भी बराबर आए, ठीक है। मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है पर उनका सम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये एक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज थॉट टू बी वैलिड अक्रॉस ऑल डोमेन ऑफ नेचर। कौन सा ऐसा लॉ है जो कि ऑल डोमेन, हर जगह वैलिड है कंजर्वेशन का, तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं। देखो मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है ना, मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आता है, नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसमें ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज आती है, हीट एनर्जी सब कुछ आता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कौन सा ऐसा लॉ है जो हर जगह वैलिड है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। नीचे आपको एक रमन इफेक्ट दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। रमन इफेक्ट में से आपको 3 लाइनें याद करनी है। रमन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होना मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द मीडियम। जैसे कि एयर है, एयर में कोई भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और उसकी वजह से लाइट जो है स्कैटर्ड हो और उसको हम पढ़ें या उसको डील करें या उसको समझें, तो उसे हम कहते हैं रमन इफेक्ट। क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट। उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट। अब लास्ट पेज है, लास्ट पेज में आपको देखो यहाँ पे ये इंडीड यूजिंग द कंजर्वेशन लॉज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फॉर बीटा डिके, पॉलिंग करेक्टली प्रिडिक्ट इन 1931 द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू पार्टिकल न्यूट्रॉन एमिटिंग द बीटा डिके अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन। जो ये था ना हमारा ये पॉली, वॉल्फगैंग पॉली, ठीक है। वॉल्फगैंग पॉली ने हमारे को बताया था कि बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी निकलता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी निकलता है। इस चैप्टर में बस इतना ही है और आपको बस जो जो मैंने बताया इतना इतना आप रिवाइज कर लेना। और देखो इसमें कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आधे से ज्यादा चीजें आपके सिलेबस की है, वो जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल उसको वैसे ही याद कर लेंगे, वो आपके रूटीन में आ जाएगी। जो चीजें सिलेबस की नहीं है या जो चीजें इसमें याद करनी है उनको बस आप 2-3 दिन में या हर संडे को जब आपकी छुट्टी हो तो आप उसको बस रिवाइज कर लें। एक बार इस चैप्टर को खोलें और जो चीजें इसमें टिक हैं या मैंने अंडरलाइन कराई हैं बस उसको एक बार ऐसे ऐसे रिवाइज कर लें, आधे 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। 3-4-5 बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके रूटीन में आ जाएगा, वो क्वेश्चन वहां पे फिर आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे को मतलब समझते हो कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, और देखो ऐसे छांटने में ना बड़ी मेहनत लगती है किसी भी टॉपिक को कि आपको कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है। मैं जानता हूँ शायद इस टॉपिक में से या इस चैप्टर में से इस साल भी क्वेश्चन आए, पर अगर आ गया तो 4 नंबर का फर्क डालेगा, रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल।
देखो जो मुश्किल चैप्टर होते हैं ना उसमें से रैंक डिटरमाइन नहीं होती आपकी कि क्या आएगी। उस चैप्टर को सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हर इंस्टीट्यूट वाले आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किसी इंस्टीट्यूट में छोड़ देते होंगे? हर इंस्टीट्यूट में भर के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, भर के मॉड्यूल होते हैं, भर के उसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं। कई लोग तो पुली में ही 1 महीना निकाल देते हैं, पर वो क्वेश्चन उनका कभी गलत नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन कभी आपकी रैंक डिटरमाइन नहीं करेगा, पर ये क्वेश्चन आपकी रैंक डिटरमाइन करेगा, क्योंकि ये बहुत कम लोगों का ठीक होगा अगर यहाँ से आ गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसी और वीडियो और चाहिए हो तो। ठीक है, बाय।